स्टूडेंट्स, मैं चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई है उसके अंदर 27 तक के क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं, तो उन वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, मैंने उसमें भी बताया है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दूसरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन एज इट इज़ बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, इंटरनल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने से आपको कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो मैं 28th क्वेश्चन कर रहा हूँ। द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इंटू प्रोडक्ट हैज़ वैल्यूज़ ऑफ के एज 4.5 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड and energy of activation is 60 kilojoules per mole. At what temperature would K be 1.5 into 10⁴ per second? तो इसके अंदर हम फॉर्मूला लगा दें पहले। log K2 upon K1 is EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2, ये फॉर्मूला लग जाएगा। इसको फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस थिंग कैन ऑल्सो बी रिटन एज EA अपॉन 2.303, R की वैल्यू 8.314 ले लेंगे, और इसको हम T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें जो चीज़ें दी हुई हैं वो इसके अंदर हम रख लेते हैं। K2 हमें दिया हुआ है, ये रहा, जो ज़्यादा होता है वो K2 होगा, तो log 1.5 इंटू 10⁴ ये हो गया, और K1 हमें जो दिया हुआ है वो दिया है 4.5 इंटू 10⁻³। ठीक है, ये K1 हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी 60 किलो जूल्स दी है, ये जूल्स में है तो किलो जूल्स, इसको भी किलो जूल से जूल्स में कर लेते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, किलो जूल्स को 60 किलो जूल्स को 60 जूल्स में कर दिया, 60 इंटू 10⁻³ जूल्स हो गया, और ये हमारी वैल्यू 2.303 इंटू 8.314 है, और T2 हमें निकालना है, और T1 हमें कितना दे रखा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में 273 + 10 283 हो गया अपॉन 283 T2। ठीक है, ये सब वैल्यूज़ रख दी। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3.33, इसको जब डिवाइड करोगे। ठीक है, और ये आपका इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू मैंने डिवाइड कर रखी है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3133.63 आ रही है इसकी। ठीक है, और ये एज इट इज़ रहने देते हैं, अभी बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। और इज़ इट ओके? अब इसकी लॉग निकाल लेते हैं। लॉग 3.33 का जब लॉग निकालते हैं तो ये 0.5228 निकल के आता है, और दिस इज़ इक्वल टू 3133.63, और ये एज इट इज़ रह गया अपॉन 283 T2। ठीक है, इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो इधर कर लेते हैं, तो 0.5228, ठीक है, और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 283 ऊपर चला जाएगा अपॉन 3133.63। ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू T2 माइनस 283 अपॉन T2, और इसको हम फर्दर भी लिख सकते हैं 1 माइनस 283 अपॉन T2। ठीक है, अब जब इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे हमने वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ रही है। हमारी वैल्यू आ रही है 0.0472, इसको मैंने डिवाइड कर रखा है, आप डिवाइड कर लीजिएगा, तो 0.0472 ये आ जाता है, इज़ इक्वल टू 1 माइनस 283 अपॉन T2। इसको इधर ले आते हैं, 283 अपॉन T2, और इसको उधर ले गए 1 माइनस 0.0472, इसमें से जब माइनस करोगे तो ये 8 आ गया, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, तो ये 9 आ गया, तो ये आ जाएगा 283 अपॉन T2 इज़ इक्वल टू 0.9528, तो T2 इज़ इक्वल टू 283 अपॉन 0.9528, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है 297 केल्विन। तो T2 की वैल्यू आ गई 297, और डिग्री सेंटीग्रेड में देखा जाए तो T2 इज़ इक्वल टू 297 माइनस 273, ठीक है, इज़ इक्वल टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में लेना है तो यही ले सकते थे, डिग्री सेंटीग्रेड में लेना है तो ये ले लीजिए, दोनों तरीके से सही है। ठीक है, इसको चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए चाहे वैसे सॉल्व कर लीजिए, दोनों तरीके से
आपको डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर देना तो यूँ दे दिए, केल्विन में आंसर 9528 है, ये नीचे 0.9528 रिवाइज करेंगे तो 297 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, 273 माइनस कर देंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। ओके, तो मेनली हमने क्या देखा कि इसके अंदर हमें K1 और K2 दो K की वैल्यू दे रखी हैं, तो हमें पता चल गया ये वाला log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 की वैल्यू फॉर्मूला लगेगा। हमें ध्यान रखना है जो जिसका K की वैल्यू ज़्यादा होती है वो ऊपर होगा, K2 इज़ लार्जर देन K1। इसी हिसाब से टेम्परेचर T2 इज़ लार्जर देन T1। ठीक है, सबकी वैल्यूज़ रख दी, लॉग निकाल लिया और फिर सॉल्व किया तो T2 की वैल्यू हमारी 297 केल्विन आ गई। ओके, तो ये क्वेश्चन हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको हटा दें। 29th क्वेश्चन में हमें दिया है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन इज़ इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर इस 25% कंप्लीशन एट 308। मतलब है अलग अलग टेम्परेचर पे जो रिएक्शंस हैं 10% इसका जो कंप्लीट होगा और जो 25% कंप्लीट होगा 298 पे और 308 पे, उनमें टाइम रिक्वायर्ड बराबर होगा कह रहा है। इफ़ द वैल्यू ऑफ ए इज़ दिस, ए की वैल्यू दी है, कैलकुलेट के एट 318 केल्विन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब हमें एक्टिवेशन एनर्जी भी निकालनी है। तो ये जो दो हमें दिए हुए हैं, टाइम इनमें बराबर दिया हुआ है, तो इसके हेल्प से हम K2 अपॉन K1 निकाल लेंगे, अलग अलग टेम्परेचर पे हैं, और K2 अपॉन K1 की हेल्प से हम अरेनियस की मतलब है log K2 अपॉन K1 वाले फॉर्मूले से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, पहले तो हम फॉर्मूला जो T इज़ इक्वल टू K इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन A वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, जब इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे तो हमारे को K2 अपॉन K1 की वैल्यू आ जाएगी, और फिर वो हम अगला जो फॉर्मूला होगा वो वाला यूज़ करेंगे, log K2 अपॉन K1 इज़ इक्वल टू E अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, क्योंकि हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है कह रहा है ना, तो इससे, और फिर बाद में जब K निकालना होगा तो उसमें थर्ड फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, log K इज़ इक्वल टू log A माइनस E अपॉन 2.303 RT, क्योंकि हमें इसने कहा है कैलकुलेट K एट 318, तो यहाँ टेम्परेचर 318 ले लेंगे और K की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हमें ये मालूम होगा, ये मालूम होगा, एक्टिवेशन एनर्जी हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, और इस फॉर्मूले के हमें K2 अपॉन K1 जो है वो जो 10% और 25% वाला दिया है उससे हम K2 अपॉन K1 निकाल लेंगे, टेम्परेचर दिए ही हुए। तो K2 अपॉन K1 निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पहले टेम्परेचर हमने 298 है तो इसको K1 मान लो, तो 2.303 अपॉन T log 298 पे कितना कंप्लीट हो रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन, तो 10% कंप्लीशन हो रहा है, तो ऊपर 10 हो गया, ऊपर 100 हो गया और नीचे 90, यहाँ पे लेफ्ट ओवर 10 खत्म हो गया, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90, तो ये K1 के लिए हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लो। और जब K2 के लिए लोगे, ये एट 298 केल्विन है और एट 308 केल्विन जब लोगे तो K2 हायर टेम्परेचर पे K2 आएगा, तो 2.303 अपॉन T log, इसमें 75% कंप्लीट हो रहा है, 25% इट इज़ इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर इट 25% कंप्लीशन, 25% कंप्लीट होगा तो 75% रह जाएगा नीचे, तो ये 2 है। ठीक है, बात समझ में आ गई। हमको जब दिया हुआ है कि 10% जो रिएक्शन है जब लोअर टेम्परेचर पे होता है 298 पे, उसका जो टाइम रिक्वायर्ड है वो हायर टेम्परेचर पे जब 25% कंप्लीट हो रहा है, तो उन दोनों के टाइम बराबर है, तो इन दोनों के हम टाइम बराबर कर देंगे 298 और 308 पे। ठीक है, तो जब टाइम बराबर हैं तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, टाइम जब सेम है तो ये तो टाइम कट ही जाएंगे, जब डिवाइड करोगे 2 को 1 से तो K2 ऊपर आ जाएगा, K1 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2.303 अपॉन T, क्योंकि टाइम दोनों में सेम है तो ये कट ही जाएगा अपॉन T, और ये ऊपर आ जाएगा log 100 अपॉन 75 ऊपर आ जाएगा,
और log 100/90 नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों तो कट गया, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। log 100 माइनस log 75 ऊपर है और log 100 माइनस log 90 नीचे है, ठीक है। अब इसके log 100 2 होता है और log 75 की वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ 2 है log 90 की, तो इसमें करेक्टरिस्टिक 1 है। 75 की वैल्यू देख लेते हैं। 75 की वैल्यू दी है 8751 और 90 की वैल्यू भी देख देते हैं। log 90 की वैल्यू दी है 9542, 1.9542, ठीक है। इसको माइनस भी कर लेते हैं हाथ के हाथ। ये K2/K1 की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर लिख देते हैं K2/K1 इज़ इक्वल टू हाउ मच, इसको हम देख लेते हैं। 2 में से माइनस करना है हमें 1.8751, तो 9421, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.1249 अपॉन, इसको कर लेते हैं 1.9542, तो ये 8 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, तो दिस इज़ 0.0458, ओके। 0.129 आ गया और 0.0458 हो गया। इसको डिवाइड करोगे तो 2.73 है, ये आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने कर लिया है। K2/K1 इज इक्वल टू 2.73, तो हमने K2/K1 निकाल लिया। अब इसको इस फॉर्मूले में रख देंगे तो इससे हमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, 10% जो रिएक्शन कंप्लीट होगा तो उसके लिए ये इक्वेशन लग जाएगी, K1 इज इक्वल टू दिस log 100/90, नीचे बचा हुआ 10% कंप्लीट है तो 90 बचा है। और सेकंड वाले केस में जब 308 पे 25% है तो K2 इज इक्वल टू 2.303/T log 100 बचा कितना है 75, क्योंकि 25 कंप्लीट हो गया। तो ये K1 और K2, हायर टेम्परेचर वाले को K2, लोअर वाले को K1। क्योंकि हम K1 K2 क्यों ले चाह रहे हैं, क्योंकि इस इक्वेशन को यूज़ करके हम एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे। जो कंडीशंस दी है हमें K1 K2 निकालने में, इससे निकाल लिया। और K2/K1 की वैल्यू निकालने के लिए इसको जब डिवाइड किया सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से, तो K2/K1 हमारा 2.73 आ गया। अब इसको इस इक्वेशन में रख देंगे तो इससे एक्टिवेशन एनर्जी निकल आएगी। तो इसको हम फॉर्मूले में रख देते हैं, ये हटा देते हैं ये वाला पोर्शन और उसके अंदर पुट कर देते हैं, K2 की वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं। log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R T2 माइनस T1/T1 T2। K2/K1 की वैल्यू रख दी, log K2/K1 की वैल्यू रख दी 2.73 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी निकालना ही है 2.303, R की वैल्यू 8.314 है, T2 308 है और T1 हमारा 298 है, तो ऊपर तो 10 हो जाएगा, तो 298 इंटू 308 आ गया ये, ठीक है। अब इसकी लॉग निकाल लेते हैं। लॉग 2.73 विल बी 0.4361, ये आप निकाल लेंगे, हमने निकाला हुआ है। 2.73 इज इक्वल टू 0.4361, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 2.303 इंटू 8.314 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, और ये इंटू 10 हो जाएगा अपॉन 298 इंटू 308, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालनी है तो इसको उधर ले जाएं और 10 से डिवाइड कर दें, ये हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं अब। तो यहाँ पे इसको फर्दर हम सॉल्व कर देते हैं चीज़ों को। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू EA इज़ इक्वल टू 0.4361 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308 होल अपॉन 10। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकल के आएगी 76640 जूल्स पर मोल, ठीक है। किलो जूल्स में लोगे तो दिस विल बी 76.640 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। तो ये तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जूल्स में निकल आई। अब हमें इसने कहा कैलकुलेट K, जब K निकालना है तो फिर हमको ये थर्ड फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, log K इज इक्वल टू log A माइनस EA/2.303 RT। टेम्परेचर हमें लेना पड़ेगा 318, एक्टिवेशन एनर्जी हमें मालूम है, ठीक है। A की वैल्यू हमें दी हुई है इसने, A इज़ दिस, तो log K की वैल्यू उससे हमें
हमें कैलकुलेट के कह रहा है तो वहाँ लॉग के वाले में हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ये आ गई हमारी। अब इस इक्वेशन थर्ड इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में इसको रख देंगे तो के की वैल्यू निकल आएगी। तो इसको हटा देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू लिख लेते हैं, इसको यूज़ कर लेंगे हम। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हमारी निकल के आ गई, यहीं पे लिख लेते हैं 76640 जूल्स पर मोल। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगा देते हैं, हमें के निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। अच्छा, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए एंड टेम्परेचर एंड आर रख देते हैं। तो लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए की वैल्यू हमें दी हुई है 4 × 10⁻10 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी हम जूल्स में लेंगे क्योंकि आर भी जूल्स में लेंगे, 76640 आ गया और ये 2.303 × 8.314 और टेम्परेचर हमको 318 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है at 318। ठीक है, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो log 4 होता है 0.6021 और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे पूरे को तो इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर रखी है। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये निकल के आता है कितना 12.587 निकल के आता है ये। ठीक है, इसको 12 इसको साफ साफ लिख देते हैं 12.587, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, मैंने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो यू विल गेट -1.9849 इसको माइनस करने पे। तो लॉग के इज इक्वल टू दिस मच। तो के की वैल्यू जब निकालनी होगी तो एंटी लॉग का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको वैल्यू को उधर हम एंटी लॉग को यूज़ करते हुए के की वैल्यू निकाल लेंगे। देयरफॉर के इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -1.9849। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए 2 - 1.9849 -2 करेंगे और एंटी लॉग ऑफ -2 को हम लिख सकते हैं -2 और इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.000 में से -1.9849 तो 10 में से 1 9 में से 5 9 में से 1 0 हो गया। तो दिस विल बी 0151। ठीक है, इसका एंटी लॉग देख लेते हैं। इसका जब हम एंटी लॉग देखेंगे तो इसकी वैल्यू मैंने निकाली हुई है, दिस विल बी 1.035 × 10⁻⁻2। ये के इन पर सेकंड आ जाएगा। देख लीजिए, एंटी लॉग में 0.01 का 5 में देख के 1 में डिफरेंस जोड़ देंगे। यूँ भी देख सकते हो आप, अगर जैसे 0.01 का 5 में देख लेते हैं, 0.01 का 5 में 0.01 का 5 में आ रहा है 1035। ठीक है, और 1 में डिफरेंस 0 है तो 1.035 और जो पावर लग देंगे 10⁻⁻2 तो के की वैल्यू निकल आई। ठीक है, इस तरह से हमने तीनों वैल्यूज़ निकाल ली। के की वैल्यू ये आ गई और एक्टिवेशन एनर्जी की हमने निकाली थी 76640 जूल्स पर मोल। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने निकालनी थी, के भी निकालना था, एक्टिवेशन एनर्जी भी निकालनी थी, दोनों चीज़ें हमने निकाल ली। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 फॉर्मूले लगे, एक तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला लगा, एक ये लगा और एक ये लगा। तो हमें तीनों फॉर्मूले लगाने पड़े और हमको ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि K2/K1 की वैल्यू नहीं दी है तो इससे निकल आएगा जो कंपेयर टाइम इक्वल दिया हुआ है, और फिर जब एक्टिवेशन की निकल आएगी एनर्जी तो फिर हम इससे इस फॉर्मूले से के की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, ठीक है, इस क्वेश्चन को हटाते हैं, 30th क्वेश्चन और कर देते हैं, इसको हटा 30th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है द रेट ऑफ ए रिएक्शन क्वाड्रपल्स माने 4 गुना हो जाता है व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 to 313 केल्विन। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन अज्यूमिंग दैट इट डज़ नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा है मान के चलें अगर, तो आपको कैलकुलेट करनी है एक्टिवेशन एनर्जी। तो फॉर्मूला लग जाएगा log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R 1/T1 - 1/T2। ठीक है, अब क्वाड्रपल्स कह रहा है तो ये 4 गुना हो जाता है,
K2 इज़ 4 टाइम्स ऑफ K1, इसका मतलब ये है क्वाड्रपल्स का मतलब 4 गुना। तो log 4 इज़ इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 आ जाएगा, और इसको हम T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो दिस विल बी ये अपॉन 2.303 इंटू 8.314 और T2 313 हो गया बड़ा वाला, और ये 293 हो गया अपॉन 293 इंटू 313, ठीक है। तो log 4 की वैल्यू होती है 0.6021, लॉग टेबल से निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हमको निकल आएगी, ये एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 0.6021 इंटू 2.303 इंटू 8.314, ठीक है, इंटू 293 इंटू 313 होल अपॉन ये, इसको डिफरेंस आ जाएगा 20। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होगी, दिस ऊपर आ जाएगा, ये 20 नीचे आ गया, ठीक है। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू 52863 निकल के आती है, 52863 जूल्स पर मोल निकल के आएगी, ठीक है। और इसको अगर किलो जूल्स में लोगे तो 1000 से डिवाइड कर दो, 52.863 किलो जूल्स पर मोल आ जाएगी। तो यही निकालना था एक्टिवेशन एनर्जी, हमें तो फॉर्मूला आना चाहिए और कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये कह रहा है क्वाड्रपल्स, तो मतलब है K2 इज़ 4 टाइम्स ऑफ K1, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, आर की वैल्यू 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल होती है। T1 जो है, जो लोअर है टेम्परेचर 293, और जो बड़ा है 313 वो T2 ले लेंगे, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करके एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है। तो मैंने इसमें 30 तक क्वेश्चन कर दिए, एक क्वेश्चन 21 रह गया है, उसको मैं और कर देता हूँ तो ये कंप्लीट हो जाएगी वीडियो, फिर इस चैप्टर के साथ NCERT के ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके जी, मैं इसको हटा देता हूँ, फिर 21 क्वेश्चन और दिखाता हूँ। 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग डेटा वर obtained ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। SO2Cl2 टूटता है SO2 और Cl2 में, गैशियस है सारे। एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, टाइम 0 है, 100 सेकेंड है, प्रेशर इनिशियल पहला है 0.5 और बाद वाले में 0.6 एटमॉस्फेयर। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज़ 0.65 एटमॉस्फेयर। अगर इसको इनिशियल प्रेशर हम PI माने तो ये तो अभी 0 है, और प्रेशर आफ्टर टाइम T अगर कितना रह जाएगा, अगर P उसमें से ख़त्म हो जाता है तो PI माइनस P इज़ इक्वल टू P और P। अगर मान लो कुछ ये डिसोशिएट करके ये बनता है तो इसका जो प्रेशर है PP है, तो ये कितना रह जाएगा, इसका प्रेशर कम हो जाएगा इतना, ठीक है। तो हम फाइनल प्रेशर आफ्टर टाइम T को अगर हम निकालें फाइनल प्रेशर, तो PI माइनस P प्लस P, टोटल प्रेशर इस कंटेनर में क्या हो जाएगा, ये माइनस P प्लस P कट गया तो PI प्लस P हो गया, तो P इज़ इक्वल टू PT माइनस PI, ठीक है। तो P इज़ इक्वल टू PT माइनस PI निकल आया। अब हम जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें टाइम भी देखना है, T इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। इनिशियल हमारा क्या था, इनिशियल प्रेशर हमारा PI है, ठीक है, और जो फाइनल प्रेशर हमारा PI माइनस P है, ठीक है। तो PI माइनस P जो हमारा फाइनल प्रेशर है, प्रेशर आफ्टर टाइम T, तो वो यहाँ पे आना है। तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो हम क्या लिखेंगे, प्रेशर आफ्टर टाइम T इज़ इक्वल टू PI माइनस P इज़ इक्वल टू PI माइनस P की वैल्यू हमने ये निकाली है PT माइनस PI, तो दिस इज़ इक्वल टू 2PI माइनस PT। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2PI माइनस PT। तो ये आपको इक्वेशन ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब सबकी कंसंट्रेशन 1 आती है तो इस तरह से इसको भी हम डायरेक्ट फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। T इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग PI अपॉन ट्वाइस PI माइनस PT, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी हम ये वाला फॉर्मूला ये वाली वैल्यूज़ रख के इसके अंदर से कैलकुलेशन कर लेते हैं। अभी वैल्यूज़ यहीं पे रख देते हैं, कैलकुलेशन ऊपर करते हैं। टाइम हम 100 सेकेंड हो गए, टाइम इसको ऊपर ही कर लेते हैं, ठीक है। ये हटा देता हूँ वो, तो यहाँ पे शो कर देता हूँ
क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, ये चीज़ें हमने कर ली, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसकी अब ज़रूरत नहीं है हमें ज़्यादा। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला हमारा ये है कि t इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन k log pi अपॉन 2pi माइनस pt। ठीक है, अब 2.303 है और हमें k निकालना है, तो k इधर ले आओ और t इधर ले जाओ, और इनिशियल प्रेशर हमारा 0.5 है, तो 2 इंटू 0.5 माइनस आफ्टर 100 सेकेंड्स ये हो जाएगा, तो t की जगह 100 ले लो, 2.303 अपॉन 100 log 0.5 अपॉन 0.4 हो जाएगा ये। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हमने ये वैल्यूज़ रख दी। अब इसके अंदर हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 log ये 1.25 हो गया, 2.303 अपॉन 100 log 1.25 की वैल्यू मैंने देखी हुई है 0.0969 है। ठीक है, ठीक है, अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2.23 इंटू 10⁻³ पर सेकंड ये कैलकुलेट किया मैंने, तो ये वैल्यू k की निकल आई। ठीक है, इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो ये 2.23 इंटू 10⁻³, तो ये k की वैल्यू निकल आई। अब हमको निकालना है व्हेन इट इज़ 65, हमें ये दिया हुआ है ना, कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज़ 0.65 एटमॉस्फेयर। अब 0.65 एटमॉस्फेयर जब है तो हम इसमें कहेंगे कि रेट इज़ इक्वल टू k इंटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2। k की वैल्यू हमें मालूम है 2.23 हो जाएगी इंटू 10⁻³ इंटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2। ठीक है, अब प्रेशर ऑफ SO2Cl2 जो है उस पॉइंट पे क्या होगा वो निकाल लेते हैं। ये हटा देता हूँ मैं। इट विल बी PT माइनस P, सॉरी उस पॉइंट के ऊपर जो बचेगा PI माइनस P होगा, एंड PI माइनस P की जगह PT माइनस PI लिया था हमने पहले केस में भी। ठीक है, तो दिस विल बी ट्वाइस PI माइनस PT, तो दिस विल बी ट्वाइस इंटू 0.5 माइनस 0.65, क्योंकि फाइनल हमारा जो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 0.65, तो दिस इज़ इक्वल टू 0.35 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पे जो प्रेशर लेना है 0.35 एटमॉस्फेयर लेंगे, तो दिस इज़ इक्वल टू 2.23 इंटू 10⁻³ इंटू 0.35। तो इसको जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, हमने निकाली हुई है 7.8 इंटू 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर। ठीक है, रेट इज़ इक्वल टू k की वैल्यू हमें मालूम है, और प्रेशर मतलब है जो हमारा फाइनल प्रेशर होगा, जो PI माइनस जो रिएक्शन कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो उस पॉइंट पे जो फाइनल प्रेशर बनेगा, प्रेशर आफ्टर टाइम t जो है वो PI माइनस P होगा। तो PI हमारा था 0.50 है और PT हमारा दिया हुआ है 0.65। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ लेके 0.35 यहाँ पे रख देंगे और इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 7.8 इंटू 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर आंसर आ जाएगा इसका। ओके, रेट पर सेकंड में आएगा क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेशर आ गया पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैंने सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के सॉल्व कर दिए, सारे जो विदाउट ग्राफ वाले थे। ग्राफ वाले बहुत लेंदी होते हैं और उस पैटर्न के बोर्ड में आते नहीं हैं। एनीवे, तो अब ये हमने कर दिए हैं। ठीक है, अब इनका आप बेनिफिट लीजिए। NCERT के सारे क्वेश्चंस आप बार बार प्रैक्टिस करिए जब तक आपको उनके ऊपर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। ओके, आप इस वीडियो को आप लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी NCERT के क्वेश्चंस का बेनिफिट उठा के कॉम्पिटिशन्स में भी उनको हेल्प मिलेगी और बोर्ड में भी अच्छे नंबर आएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।